All right. So in the last lecture, we saw how we can use PN junction diodes to convert AC to DC. AC सिग्नल को DC सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हमने PN जंक्शन डायोड्स का यूज किया था। अगर हम लोग एक PN जंक्शन का डायोड और एक PN जंक्शन डायोड यूज हम कर रहे थे तो हाफ वेव रेक्टिफाई हो रही थी, मतलब ओनली ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट आउटपुट वाज present. In the negative half cycle of the input, output was absent. वो था हाफ वेव रेक्टिफायर। फिर हमने दो पीएन जंक्शन डायोड एज शोन इन द डायग्राम हियर D1 D2। if we use two pn junction diodes then you get a full wave rectification। मतलब what you have is पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट पे D1 फॉरवर्ड बायस होगा, वो करंट कंडक्ट करेगा और लोड रेजिस्टेंस पे करंट जाएगा, मतलब आउटपुट वहां पे मिलेगा। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल D2 was getting forward bias and D1 was getting reverse bias। तो D2 कंडक्ट करेगा, वापस से लोड से करंट पास होगा, तो इनपुट एंड आउटपुट बोथ आर शोन हियर। तो ये था फुल वेव रेक्टिफायर। नाउ एज मेंशन्ड इन वन ऑफ माय अर्लियर लेक्चर्स, मैंने आपको जो बताया था कि ये जो आउटपुट सिग्नल होता है दिस इज नॉट completely purely DC, it has some AC component, even though maximum percentage ये DC में convert हो चुका है, but there is still a very small AC component which is present। तो that is something called as ripple factor। Rectified output, first of all you should know what is rectified output। rectified output मतलब DC output। AC सिग्नल हमने दिया था इनपुट में और आउटपुट में हमको मिला DC, उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिफाइड आउटपुट। तो रेक्टिफाइड आउटपुट मतलब DC आउटपुट में कितना AC कंपोनेंट प्रेजेंट रह गया विच वी कुड नॉट एलिमिनेट, उसको बोलते हैं रिपल फैक्टर। अब रिपल फैक्टर कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड इन अ डायग्रामेटिकली वे। तो हम लोग एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे वोल्टेज अगेंस्ट टाइम। सो आई विल से कि मुझे एक्सपेक्टेशन था ये, आई वाज एक्सपेक्टिंग डीसी आउटपुट वोल्टेज। ओके, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वोल्टेज जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि डीसी मतलब इट इज कांस्टेंट विथ टाइम। डीसी वोल्टेज हमेशा विथ टाइम कांस्टेंट होता है। क्यों? इट मींस कि अगर मैंने दो प्लेट्स लिए हैं, एक प्लस एक माइनस, तो जो वोल्टेज यहाँ पे है 10 वोल्ट, तो ये 10 वोल्ट ही रहेगा, इट विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन फिक्स। अल्टरनेटिंग में क्या होता है, पोलैरिटी चेंज होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो डीसी में वैसा नहीं होना चाहिए। तो दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, बट नाउ सो दिस इज व्हाट वी वेयर एक्सपेक्टिंग। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे VDC, वी वेर एक्सपेक्टिंग आउटपुट from the rectifier as this VDC, but what we get, हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कि there is a small AC component which is still there and this AC component is small, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिपल। this is V रिपल वोल्टेज, राइट। रेक्टिफाइड आउटपुट में हमको प्योरली डीसी मिलना चाहिए था, लेकिन हमको उस डीसी सिग्नल में कुछ एसी कंपोनेंट भी मिला। तो दैट इज बेसिकली डिफाइंस इफेक्टिवनेस ऑफ अ रेक्टिफायर। जितना कम रिपल होगा उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा। सो जितना कम रिपल होगा रेक्टिफाइड आउटपुट में उतना ज्यादा रेक्टिफायर इफेक्टिव, ऐसा बोलेंगे हम लोग, राइट। सो इफेक्टिवनेस of a rectifier is actually dependent on ripple factor। जितना कम रिपल उतना ज्यादा इफेक्टिव है रेक्टिफायर, क्योंकि उतना अच्छे से रेक्टिफायर ने अपना काम किया है। एग्जाम्पल में मान लेता हूं कि मेरे पास एक आउटपुट है, उसमें रिपल बहुत कम है। सो डेफिनेटली जो जिसमें रिपल कम है वो रेक्टिफायर ज्यादा इफेक्टिव है, राइट। सो बेसिकली तो ये जो रिपल फैक्टर है, हाउ डू वी डिफाइन दिस रिपल फैक्टर? इट इज सिंपल।
So ripple factor is the ratio of RMS value of AC component, RMS value of AC component to that of value of DC component, value of DC component. और आपको दिखा है यहाँ पे AC कंपोनेंट का RMS वैल्यू V रिपल और DC यहाँ पे है आपको VDC. ओके, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. देखो, द थिंग इज, ये जो हमने रेक्टिफायर सर्किट यूज की, क्यों यूज किए? AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए, राइट? गुड. लेकिन क्या हुआ कि AC का DC में कंप्लीटली कन्वर्जन नहीं हुआ, क्योंकि स्टिल आपके पास जो आउटपुट आया है उसमें सम अमाउंट ऑफ AC प्रेजेंट है. अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ AC इज देयर, राइट? तो वो जो AC कंपोनेंट रह गया उसको बोलते हैं रिपल, राइट? तो रिपल फैक्टर मतलब RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट टू दैट ऑफ वैल्यू ऑफ DC कंपोनेंट. तो इट इज एज सिंपल एज दैट. जितना रिपल कम रहेगा उतना रेक्टिफायर इफेक्टिव है. So if the ripple is small, then effectiveness is high. तो उतना अच्छे से वो रेक्टिफायर सर्किट सिग्नल को रेक्टिफाई कर सका है. दिस इज व्हाट इट मींस, राइट? नाउ अभी ये रिपल फैक्टर रह गया तो हमको रिमूव करना पड़ेगा. We cannot allow this AC component to go as input to our machines. जो भी डिवाइस हम यूज करेंगे हमको ऐसा सिग्नल नहीं चलेगा वहां पे. तो हमको ये रिपल भी रिमूव करना पड़ेगा. या फिर आप बोल सकते हो कि ये जो यहाँ पे रेक्टिफाइड आउटपुट था, क्या हो रहा था? 0 से मैक्सिमम, फिर 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0. तो ऐसा नहीं चलेगा. हमको ये भी कांस्टेंट वैल्यू चाहिए. वी वांट अ फिक्स्ड वैल्यू हियर. तो उसके लिए हम यूज करते हैं समथिंग कॉल्ड एज फिल्टर सर्किट्स. सो व्हाट वी यूज इज फिल्टर सर्किट्स. फिल्टर सर्किट का काम ही है AC कंपोनेंट को फिल्टर आउट करना, AC को हटाना. दिस इज द रोल ऑफ filter circuits. So first of all, let us see what is the construction of filter circuit. It is very simple. हमारे पास रेक्टिफायर था. मैं यहाँ पे बता रहा हूँ रेक्टिफायर. दिस ब्लॉक इज रेक्टिफायर. अब ये हाफ वेव हो सकता है, फुल वेव भी हो सकता है. तो दिस इज रेक्टिफायर विथ ईदर वन डायोड और टू डायोड्स. ओके, देन तो ये जो रेक्टिफायर है इसको AC सिग्नल दिया गया होगा. So because its job was to convert it into DC. So input here is AC basically, right? तो इसका जो आउटपुट है, इसका जो आउटपुट है इट लुक्स लाइक दिस. नीचे का जो डायग्राम है वो, और इनपुट जो है ये ऊपर का डायग्राम है. तो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई विल प्लॉट इट देयर. तो मैं प्लॉट ही करके दे देता हूं. जस्ट अ मिनट. यस, ओके. तो ये था आपका AC इनपुट. This is AC input, and here you have a DC output, but this DC output contains ripples. तो यहाँ पे जो आउटपुट है, this output looks something like this. ओके, ये रेक्टिफायर का आउटपुट सिग्नल है. दिस इज रेक्टिफायर सर्किट हियर. हाफ वेव है, फुल वेव है. यहाँ पे मैं फुल वेव के लिए बता रहा हूँ. गुड. नाउ अब व्हाट वी विल डू इज, हमको अल्टीमेटली क्या करना है? अल्टीमेटली वी हैव टू गिव दिस एज, ये जो रेक्टिफाइड आउटपुट है, रेक्टिफायर का आउटपुट है वो कहाँ जाएगा?
वो अल्टीमेटली तो इट विल बी गिवन टू सम इंस्ट्रूमेंट। मैंने पहले भी बताया था, इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं लोड, और इंस्ट्रूमेंट का जो रेजिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे लोड रेजिस्टेंस। तो अल्टीमेटली दिस सिग्नल हैज टू गो टू सम लोड रेजिस्टेंस RL। जैसे टीवी यूज करना होगा, टीवी डीसी पे वर्क करता है बाय द वे, राइट। यहाँ पे एसी आ रहा है, यहाँ जो मैंने प्लग लगा के रखा है टीवी का वो एसी सप्लाई है, टीवी डीसी पे चलता है। तो ये सारे के सारे जो मैं बता रहा हूँ, रेक्टिफायर भी अंदर इनबिल्ट है, राइट। ओके, बट ऑफ कोर्स वी नीड टू मेक श्योर कि हम लोगों को रिपल्स नहीं चलेंगे। तो हमको ये जो रिपल्स आ रहे हैं यहाँ पे, वी हैव टू गेट रिड ऑफ दिस। हमको इसको कुछ भी करके निकालना है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे मतलब रेक्टिफाइड आउटपुट पे विथ रिपल्स जिसमें ऐसी कंपोनेंट था और लोड रेजिस्टेंस के बीच में एक कैपेसिटर डाल देते हैं। सो वी पुट अ कैपेसिटर हियर, सी। इसलिए इसको बोलते हैं कैपेसिटर फिल्टर, बिकॉज वी आर यूजिंग कैपेसिटर टू फिल्टर, इसलिए इसको बोलते हैं कैपेसिटर फिल्टर। तो अगर नॉर्मल डे टू डे लाइफ की बात करोगे तो मैं तो बोलूंगा कि जैसे आप बहुत सारे चीजों को फिल्टर करते हो, टी को फिल्टर करते हो, आटा लेते हो उसको फिल्टर करते हो कचरा बाहर निकालने के लिए, वही है या ये, दिस इज द सेम थिंग। यू आर थ्रोइंग आउट कचरा, कचरा इज रिपल हियर, वी डोंट वांट टू हैव रिपल इनसाइड आवर फाइनल लोड पे जब जाएगा तो इट शुड बी रेक्टिफाइड आउटपुट। तो राइट, तो कैपेसिटर वर्क कैसे करता है वो समझने के लिए हम लोगों को ये जो रेक्टिफाइड आउटपुट है इसको देखना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। तो I am just drawing rectified output here. So I will draw a arrowhead so that you understand कि मैं क्या बात कर रहा हूँ. So we are drawing this thing over here. Okay. अब this output was something like this. थोड़ा सा sharp करना पड़ेगा मुझे because otherwise diagram draw नहीं हो पाएगी अच्छे से. Why? Okay, this will do. Yes. Just a minute, I need to draw it well because otherwise you will not be able to understand this. Okay, good enough, sufficient है इतना. I'll draw one more. Okay, तो अब obviously here we are plotting voltage, here we are plotting time. Now you have to understand few things here. पहला ये कि ये जो हाफ पार्ट है, इतना पार्ट, हाफ पार्ट ऑफ वन पीक, ये वन साइकिल नहीं है. वन साइकिल कितना होता है? वन साइकिल इज दिस मच, ये वन साइकिल है. क्यों? देख लो यहाँ पे, दिस इज वन साइकिल. यहां तक ये हो गया, यहां तक हो गया हाफ साइकिल, यहां तक हो गया वन क्वार्टर साइकिल. तो ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है. तो जब रेक्टिफाइड आउटपुट मिलता है तो ये वन क्वार्टर साइकिल, ये हाफ साइकिल, ये थ्री क्वार्टर्स और ये फुल साइकिल. गुड. तो ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए. नाउ हियर व्हाट इज हैपनिंग? ओके, ऑलराइट. तो अब यहाँ पे क्या होगा ये समझ लो. तो फॉर वन क्वार्टर साइकिल वोल्टेज इज गोइंग फ्रॉम जीरो टू पीक वैल्यू. मतलब यहाँ पे एक्स वाई
पॉइंट के अक्रॉस मैंने कैपेसिटर लगाया है, वोल्टेज इज गोइंग फ्रॉम 0 टू पीक, मतलब कैपेसिटर पे भी 0 वोल्टेज से V वोल्टेज तक, मैक्सिमम पीक वैल्यू तक वोल्टेज अपीयर होगा। एंड इफ यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर कैपेसिटर का फॉर्मूला? C is Q by V, राइट? करेक्ट? ओके, यही था ना? C is Q by V था ना? पक्का? गुड। तो ये जो 1 क्वार्टर साइकिल है जहां पे वोल्टेज की वैल्यू 0 से पीक हो रही है, मतलब कैपेसिटर का चार्जिंग हो रहा है, कैपेसिटर इज गेटिंग चार्ज्ड, राइट? इट इज गेटिंग चार्ज्ड, लोड पे कुछ नहीं आया, कैपेसिटर इज जस्ट गेटिंग चार्ज्ड, राइट? सो और ये जो अगला क्वार्टर साइकिल है, यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू पीक से 0 हो रही है, मतलब कैपेसिटर इज गेटिंग डिस्चार्ज्ड। तो जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो वो यहाँ पे करंट सर्कुलेट करेगा अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस, राइट? इज इट क्लियर? फॉर 1 क्वार्टर साइकिल of what? For 1 quarter cycle of rectified output, रेक्टिफायर के आउटपुट का जो 1 क्वार्टर साइकिल है, वहां पे वोल्टेज की वैल्यू 0 से पीक हो रही है, मतलब कैपेसिटर का चार्जिंग हो रहा है, राइट? गुड। देन जो नेक्स्ट क्वार्टर साइकिल है, कैपेसिटर का चार्जिंग मतलब वो चार्ज अपने पास जमा कर रहा है। अगले क्वार्टर साइकिल में क्या हो रहा है? वोल्टेज पीक टू 0, मतलब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। व्हाट इज डिस्चार्जिंग मींस? कैपेसिटर अपना चार्ज दे रहा है, कहां दे रहा है? लोड रेजिस्टेंस को, इन द फॉर्म ऑफ करंट, राइट? फिर वापस से अगली क्वार्टर में वापस चार्ज होगा, वापस डिस्चार्ज होगा, वापस चार्ज होगा, वापस डिस्चार्ज होगा। तो बेसिकली अगर मैं इसी पे ओवर प्लॉट करूं तो it will look like something like this. So what is happening? कैपेसिटर चार्जिंग, कैपेसिटर चार्जिंग मतलब लोड पे कोई करंट नहीं है, मतलब इस सेक्शन के आगे कोई वोल्टेज नहीं है, वोल्टेज इज ड्रॉपिंग। ये ड्रॉप समझ में आया? ड्रॉप क्यों? क्योंकि जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो सारा तो कैपेसिटर ही खा गया, आगे क्या फॉरवर्ड करेगा? नथिंग। इज इट क्लियर? गुड। सो जब वो डिस्चार्ज करेगा, we will have something like this। फिर वापस से वही चीज, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग अगेन एंड डिस्चार्जिंग। मतलब ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यू सी, ये जो रिपल्स थे, ये रिपल्स कम हो गए और आपको ऐसा कुछ मिल रहा है अब। तो द ब्लू लाइन इज एक्चुअली फिल्टरिंग ऑफ रिपल्स, फिल्टरिंग ऑफ एसी कंपोनेंट। तो हमने टू सम एक्सटेंट, जहां पे हमारा सिग्नल was looking something like this, not like this, but of course something like this, ऐसा हमारा सिग्नल दिख रहा था। एक कैपेसिटर का यूज करके हमने सिग्नल को कैसा कन्वर्ट कर दिया? लाइक दिस, रिपल्स कम हो गए। ओके, अभी भी टू सम एक्सटेंट रिपल्स आर प्रेजेंट, अभी भी रिपल्स कम हुए, जीरो नहीं हुई। इसको हम बोलते हैं अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। अनरेगुलेटेड मतलब वहां पे सिंगल कांस्टेंट वैल्यू वोल्टेज की अभी भी नहीं मिली, राइट? तो इसको हमको कांस्टेंट बनाने के लिए हम रेगुलेटर्स यूज करते हैं, विच इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ योर सिलेबस। तो रेगुलेटर क्या करता है? तो ये था रेक्टिफायर आउटपुट, रेक्टिफायर के बाद ये है फिल्टर आउटपुट, फिल्टर के बाद ये है रेगुलेटेड आउटपुट। ओके, तो रेगुलेटेड आउटपुट, रेगुलेटर क्या करता है? रेगुलेटर वोल्टेज को कांस्टेंट वैल्यू पे लाता है। अभी आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, बहुत सारे एसी बेचने वाले कंपनीज बोलते हैं इनबिल्ट रेगुलेटर, मतलब अगर
सप्लाई का फ्लक्चुएशन भी होता है तो वो एसी मशीन तक जाने से पहले वो रेगुलेट कर देते हैं, वो उसको कांस्टेंट वैल्यू पे ले आते हैं, राइट? तो आई एम रिपीटिंग इट अगेन, व्हाट वाज आवर जॉब? हमारे पास जो रेक्टिफाइड आउटपुट था, उस रेक्टिफाइड आउटपुट में यू स्टिल हैव सम एसी कंपोनेंट्स, you still see that voltage is going from 0 to peak and then 0 and then peak and then 0, but DC का मतलब होता है a constant fixed value of voltage, it should not vary with time, even though यहाँ पे 0 to peak फिर 0 to peak नेगेटिव में नहीं जा रहा है, नेगेटिव में गया होता तो हम बोलते कि वो AC सप्लाई है। In each half cycle you still have positive output, right? नेगेटिव नहीं है, मतलब यूनिडायरेक्शनल है, तो बाय AC is bidirectional signal, DC is unidirectional signal, मतलब AC से DC में कन्वर्ट तो हो गया, but still there is this problem of 0 to peak, then 0, then peak, then 0, मतलब अभी भी कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वोल्टेज हमारे पास नहीं है, मतलब वहां पे अभी भी AC कंपोनेंट प्रेजेंट है। इज इट क्लियर? अब वो AC कंपोनेंट को फिल्टर करना है, इसलिए फिल्टर सर्किट का यूज होता है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर सर्किट्स। फॉर योर सिलेबस you have just one, which is कैपेसिटर फिल्टर, राइट? हमने क्या किया, हमने रेक्टिफाइड आउटपुट और लोड मतलब इंस्ट्रूमेंट जो यूज करना है उसके बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया, और कैपेसिटर की वैल्यू डिपेंड करेगा कैपेसिटेंस। सी वी डोंट प्लग इट, हम नहीं करते, ये जो तुम मशीन रहते हो उसमें इनबिल्ट आता है। तो अगर वो कैपेसिटर की वैल्यू डिपेंड करेगा कि उस इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए वोल्टेज कितना चाहिए, तो कैपेसिटर की वैल्यू हम नहीं फिक्स करते, दैट इज ऑल इनबिल्ट। तो मशीन इंस्ट्रूमेंट और रेक्टिफाइड आउटपुट के बीच में आपने कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। व्हाट इज हैपनिंग, क्या हुआ उसकी वजह से? उसकी वजह से ये हुआ, सिंपल थिंग दैट ये जो रेक्टिफाइड वोल्टेज था, द वन इन द रेड आई एम शोइंग हियर, 0 से पीक, तो 0 से पीक जब XY के अक्रॉस 0 से पीक अपीयर होगा इसके अक्रॉस, मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस, तो वोल्टेज 0 से मैक्सिमम होना मतलब कैपेसिटर का चार्जिंग हो रहा है। एक बार पीक वैल्यू आई, फिर पीक से वापस 0 पे जा रहा है वोल्टेज, मतलब कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग हो रहा है। तो कैपेसिटर जब डिस्चार्ज करेगा तो कैपेसिटर IC करंट लोड से भेजेगा, राइट? गुड, मतलब और एकदम 0 नहीं हो जाता, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि पीक से एकदम 0 हो गया, रेक्टिफाइड आउटपुट पीक से 0 होने ही लगा था कि नेक्स्ट साइकिल आ गया, वापस से चार्जिंग, मतलब कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, ये समझना है आपको। कैपेसिटर एक बार एक पर्टिकुलर चार्जिंग के लेवल पे आ गया, डिस्चार्ज होना स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट पीक आ गया, वापस चार्जिंग, वापस थोड़ा डिस्चार्ज, वापस चार्ज, थोड़ा डिस्चार्ज। तो इसका मतलब रेक्टिफाइड आउटपुट के बाद जो कैपेसिटर लगाया है, कैपेसिटर जो आउटपुट है वो 0 नहीं होता है, इट मेंटेन्स अ लेवल। फॉर एग्जांपल 10 फिर 8 फिर 10 फिर 8 फिर 10 फिर 8 लाइक दिस, ओके? वेयर एज रेक्टिफाइड आउटपुट में क्या होता था, 0 फिर 10 फिर 0 फिर 10, तो वो प्रॉपर 0 पे जा रहा था, यहाँ पे ऐसा नहीं है, राइट? क्योंकि कंप्लीटली डिस्चार्ज होने का मौका ही नहीं मिल रहा है कैपेसिटर को, राइट? तो जब भी डिस्चार्ज होने लगेगा करंट सर्कुलेट करेगा। तो दिस इज हाउ यू बेसिकली filter that AC component from a rectified output. Is it clear? Yes? Or you want me to repeat it? Once. So, what we know is, ये है आपका रेक्टिफायर का आउटपुट, ऑलरेडी AC का DC में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन जब हम DC बोलते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये होता है कि DC मतलब हमको एक फिक्स वैल्यू चाहिए वोल्टेज का। यहाँ पे फिक्स वैल्यू है क्या? नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 से पीक फिर 0 फिर पीक, मतलब DC सिग्नल तो है। DC सिग्नल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सिर्फ
पॉजिटिव साइड पे ही चल रहा है सिग्नल, मतलब यूनिडायरेक्शनल है, ओनली पॉजिटिव। एसी इनपुट जो था वो पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव फिर नेगेटिव। क्लियर? अब रेक्टिफायर का आउटपुट जो है वो रेक्टिफाइड तो है, मतलब डीसी तो है, लेकिन डीसी में कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, 0 देन पीक देन 0 देन पीक, ऐसा नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स जो डिवाइसेस हम लोग यूज करते हैं उसमें ऐसा नहीं चलता, उसमें आपको कांस्टेंट वैल्यू देना पड़ता है। यू हैव टू गिव कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट 100 वोल्ट तो 100 वोल्ट ही चाहिए, 90 फिर 100 फिर 90 फिर 100, ऐसा नहीं चलेगा। जितना हो सकता है, ऑफ कोर्स देयर इज टॉलरेंस, तो 98 से 102 ऐसा चल सकता है, लेकिन एकदम ज्यादा डिफरेंस नहीं चलता है। इसका मतलब हमको ये जो रिपल्स आ रहे हैं यहाँ पे, जो एसी कंपोनेंट आ रहा है डीसी सिग्नल में, जो हमने ऑलरेडी डिफाइन किया है इन द फॉर्म ऑफ रिपल फैक्टर, वो रिमूव करना है। तो हमने क्या किया, जस्ट स्मार्ट थिंग, हमने रेक्टिफाइड आउटपुट के बाद एक कैपेसिटर लगा दिया। क्यों? क्योंकि जब ये 0 से पीक वैल्यू पे जाएगा, रेक्टिफाइड में रेक्टिफाइड आउटपुट की बात कर रहा हूं, 0 से पीक मतलब इतना पार्ट, राइट? मतलब कैपेसिटर के लिए वोल्टेज 0 से सम पीक वैल्यू जा रहा है, मतलब कैपेसिटर स्टार्ट्स चार्जिंग, राइट? अब जैसे नेक्स्ट क्वार्टर साइकिल आया, मतलब रेक्टिफाइड आउटपुट पीक से 0 जा रहा है, मतलब उस टाइम पे कैपेसिटर स्टार्ट्स डिस्चार्जिंग, लेकिन कैपेसिटर डिस्चार्ज स्लो होता है। तो जैसे ही कैपेसिटर ने डिस्चार्ज होना चालू किया, मतलब ये कर्व यहाँ पे, कैपेसिटर स्टार्ट्स डिस्चार्जिंग और कैपेसिटर का डिस्चार्ज स्लो होता है। रेक्टिफाइड आउटपुट क्विक है, शार्प है। कैपेसिटर ने डिस्चार्ज होना स्टार्ट किया, उतने में तो नेक्स्ट साइकिल आ गया, नेक्स्ट क्वार्टर साइकिल आ गया, मतलब वापस से कैपेसिटर का वापस से चार्जिंग चालू हो गया, ये राइट। फिर डिस्चार्ज होना चालू किया, फिर नेक्स्ट साइकिल आ गया, फिर वापस से चार्जिंग चालू हो गया, राइट। तो कैपेसिटर के बाद का जो हमको आउटपुट मिलता है यहाँ पे, बेसिकली हियर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, तो व्हाट आई विल डू इज, और डेफिनेटली वही हम लोड को सप्लाई कर रहे हैं ऑफ कोर्स, so I'll just extend this little bit. तो यहाँ पे जो आप देखोगे, यहाँ का जो आपको टाइम अगेंस्ट वोल्टेज मिलेगा, तो इफ यू सी दिस इज समथिंग लाइक फॉलिंग डाउन गोइंग अप, फॉलिंग डाउन गोइंग अप, फॉलिंग डाउन गोइंग अप, लेकिन कंपैरेटिवली हमने एसी कंपोनेंट को रिड्यूस कर दिया। इज इट क्लियर? हमको क्या चाहिए था, हमको तो एक कंप्लीट कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए था, जो अभी भी नहीं मिला है। व्हाट वी वांटेड टू हैव इज, वी वांटेड टू हैव दिस काइंड ऑफ सिग्नल, फिर वो रेगुलेटर के थ्रू होता है, राइट। तो रेगुलेटर इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ योर सिलेबस, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस। तो आपसे नोट्स में बोलोगे कि ये आउटपुट मिल गया हमको फिल्टर सर्किट का। Now to have a constant value of voltage, we use regulators which give you constant value. That's it with time. Clear? Good. So next topic. अब हमको देखना है स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड्स। तो डेफिनेटली हमने इतना सेमीकंडक्टर फिजिक्स सीखा, हमने देखा कि पी टाइप कैसे बनाते हैं। पहली बात तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, फिर पी टाइप कैसे बनाते हैं, फिर एन टाइप कैसे बनाते हैं, फिर पी और एन को साथ में बनाया तो पी एन जंक्शन बनता है, फिर वो पी एन जंक्शन को 2 इलेक्ट्रोड होते हैं इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए, पी एन जंक्शन डायोड बनता है। तो डेफिनेटली इसके एप्लीकेशंस है, इसलिए हमने ये सब किया। विदाउट एप्लीकेशंस वी डोंट डू एनीथिंग, एंड दिस इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम इफ यू स्टार्ट डूइंग समथिंग विदाउट एनी एप्लीकेशन। तो ये जो पीएन जंक्शन डायोड्स है, they have some uses. So let us see what are this special purpose PN junction diodes. Special purpose junction diode. Definitely when I say junction, it is PN junction diodes. So for this year, because of COVID, first
that is Zener diode. It is not included in your syllabus. It is removed for this year. Okay, तो जो अगला हमको देखना है that is photodiode. So we will skip Zener diode and we will start with directly photodiodes. Just a word of caution. Photodiode is very similar to solar cell. तो कंफ्यूजन वहां पे नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको मैं स्टार्टिंग में ही बता देता हूं सोलार सेल हम कहाँ यूज करते हैं। सोलार सेल हम वहां यूज करते हैं जैसे रिमोट एरियाज में, जैसे स्पेस स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए हमको, वी नीड टू रन कंप्यूटर्स, वी नीड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वहां पे। तो डू वी पुट अ वायर फ्रॉम हियर? नहीं, तो वहां पे सोलार सेल लगाते हैं हम लोग, सोलार पैनल लगाते हैं। फिर वो क्या करेगा, वो लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा, है ना, उसको फोटोवोल्टाइक भी बोलते हैं, वोल्टेज जनरेटेड ड्यू टू फोटॉन्स, फोटोवोल्टाइक सेल। तो इट इज एब्सोल्युटली सिंपल थिंग, मुझे वहां पे एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए, और मैं उसी के लिए बैटरी यूज कर रहा हूँ, दिस इज नॉनसेंस। तो सोलार सेल को हम बायसिंग नहीं करते, सोलार सेल को हम लोग एक्सटर्नल बैटरी नहीं लगाते, सोलर सेल को हम लोग एक्सटर्नल बैटरी नहीं लगाते। ये 2-3 बार अपने मन में रिपीट कर लो, क्योंकि दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन फोटोडायोड एंड सोलार सेल। फोटोडायोड और सोलार सेल बहुत सिमिलर है इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सोलार सेल को हम लोग कोई बायसिंग नहीं कर रहे हैं, फोटो डायोड को हम रिवर्स बायस में ऑपरेट करते हैं, मतलब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं बट रिवर्स बायस, मतलब पी टाइप कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी and n type connected to positive terminal of the battery. So this is, you should know this thing. Now how do we denote it using a symbol? तो ये है आपका, मान लो दिस इज, आपको मैंने बताया है सिंबल ये है पी टाइप, दिस इज पी टाइप, एंड अ प्लेट मींस, यहाँ पे प्लेट का मतलब होता है एन टाइप। तो यू ऑलरेडी नो दैट दिस इज पी, दिस इज एन। ऑलराइट, गुड। सो नाउ यहाँ पे फोटॉन्स जो है दे आर ऑलवेज इंसिडेंट at the depletion region of this junction. okay, तो photons हम लोग यहाँ पे इंसिडेंट करते हैं at depletion region of PN junction diode, and I hope you remember what is depletion region. Depletion region or depletion layer is the region near the PN junction where there is lack of moving charges, क्योंकि n टाइप से इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होकर p टाइप में चले गए थे, तो वहां से मूविंग चार्जेस इलेक्ट्रॉन गायब हो गए, और यहाँ पे जो मूविंग चार्जेस होल्स थे, ये जो इलेक्ट्रॉन n से p में गए वो होल ने ले लिया और होल बन गया नेगेटिव आयन। तो p टाइप में नेगेटिव आयन बनते हैं, n टाइप में पॉजिटिव आयन बनते हैं, दे कैन नॉट मूव। डिप्लीशन रीजन इज द रीजन नियर जंक्शन वेयर देयर इज शॉर्टेज ऑफ मूविंग चार्जेस। तो एग्जैक्टली हम लोग वहां पे फोटॉन्स को इंसिडेंट कर रहे हैं डिप्लीशन रीजन पे। मैं डायग्राम दिखाऊंगा आगे जाके। ओके, बाय द वे इसका भी काम वही है, इट कन्वर्ट्स लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर सेल का काम भी वही है। गुड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पी टाइप को हम एनोड भी बोलते हैं और एन टाइप को हम कैथोड भी बोलते हैं, ये पता होना चाहिए। देन this photodiode, as I told you, it generates current when photons are incident on it. तो इसको हम लोग फोटो डिटेक्टर या फोटो सेंसर भी बोलते हैं, फोटो डायोड या फोटो डिटेक्टर या फिर फोटो सेंसर। ओके, सो as far as its construction is considered, like considered, if you want to
टॉक अबाउट कंस्ट्रक्शन, इसका कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है. व्हाट वी हैव इज, हमारे पास लेट्स से वी हैव दिस एन टाइप सेमीकंडक्टर. ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है. इसमें यू हैव ओवर हियर अ पी टाइप सेमीकंडक्टर. ये पी टाइप है, जो ब्लैक में बता रहा हूँ ये पी टाइप है, और रेड में जो मैंने बताया है वो एन टाइप है. ओके, एंड ऑफ कोर्स यू नो दैट पी और एन टाइप के बीच में बनता है जंक्शन. डिप्लीशन रीजन है ये. दिस इज डिप्लीशन रीजन, द वन इन द ब्लू. सो दिस इज एन टाइप, दिस इज पी टाइप, और ये जो ब्लू पैच मैंने बताया है दैट इज डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन. ओके, सो ऑब्वियसली हम लोगों को इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस भी निकालने पड़ेंगे. तो आई विल जस्ट पुट समथिंग लाइक दिस ओवर हियर. राइट, उसके ऊपर आई विल यूज I will show something which is used for electrical connections. तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस के लिए इलेक्ट्रोड्स का अरेंजमेंट करूंगा. ओके, देन देर इज समथिंग कॉल्ड एज सिलिकॉन नाइट्राइड कोटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यहाँ पे एक कोटिंग है. वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट. हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है, ये समझना है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है. तो एज आई टोल्ड यू, लेट्स से दिस इज सेमीकंडक्टर वेफर. Let's say this is junction. Let's say this is depletion layer. Depletion layer बड़ा क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि हम लोग रिवर्स बायस में यूज कर रहे हैं. रिवर्स बायस में डिप्लीशन रीजन बढ़ जाता है. अगर आपको याद होगा तो, अगर आपने वो लेक्चर देखे होंगे तो, फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन रीजन छोटा हो जाता है और रिवर्स बायस में बढ़ जाता है. देन ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड यू कि हम लोग what we are doing is we are taking connections, और यहीं से तो रिवर्स बायस किया था हमने. So using these two diodes, मतलब two electrodes, we are taking electrical connections from here more or less, and here we have given it a reverse bias. तो ये अगर P टाइप है तो मैंने यहाँ पे N कनेक्ट करना है और यहाँ पे P कनेक्ट करना है. So this is P type, this is N type, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये हो गया आपका डिप्लीशन रीजन. ओके, देन एग्जैक्टली डिप्लीशन रीजन पे ही फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे. लाइट विल बी इंसिडेंट ऑन डिप्लीशन रीजन. Light will be incident on depletion region, right? Good. Now, if you remember band diagram, रिवर्स बायस में अगर आपको बैंड डायग्राम याद होगा, मैंने पहले ही बताया है, बैंड डायग्राम इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ योर सिलेबस हियर. लेकिन अगर आपको बैंड डायग्राम पता होगा तो आपको वर्किंग समझेगा, नहीं तो वर्किंग एक तो याद रखना पड़ेगा. यू विल नॉट अंडरस्टैंड, यू विल हैव टू रिमेंबर. सो बेटर इज दैट यू अंडरस्टैंड बैंड डायग्राम, इट इज ऑलवेज बेटर. तो बैंड डायग्राम समझ लो. रिवर्स बायस में क्या होता है मैंने आपको बताया था. रिवर्स बायस में पी टाइप का कंडक्शन बैंड एन टाइप के कंडक्शन बैंड से ऊपर होता है. मतलब सिचुएशन जो है दैट इज, जस्ट मिनट, या, तो सिचुएशन जो है इट इज समथिंग लाइक दिस. ये बहुत नीचे चले गया तो आई विल मूव दिस ऑल अप. ठीक है, ओके, डजंट मैटर रियली, तो समझ लेना ये. ओके, फाइनली वी हैव दिस. तो ऐसा सिचुएशन है रिवर्स बायस में. दिस इज पी टाइप, दिस इज एन टाइप.
और आपको पता है पी टाइप में माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स है और मेजॉरिटी यहाँ पे होल्स है. सो देयर आर मेनी होल्स हियर. एन टाइप में माइनॉरिटी होल्स है एंड देयर आर मेनी इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर. और एज आई टोल्ड यू डिप्लीशन रीजन में क्या होता है, डिप्लीशन रीजन में हियर in the depletion region, मान लो this is depletion region. So in depletion region, you don't have any electrons in the conduction band of n type because वो यहाँ से यहाँ आ गए तो वो diffusion हो चुका है already. Now, so थोड़ा सा heavy है ये topic I know, तो try to understand. मैं repeat तो करने ही वाला हूँ but you have to understand, थोड़ा heavy topic है. This is what is happening when you make a p-n junction diode. Depletion region is completely depleted of moving charges. There are no holes in the valence band of p type. ये है valence band of p type. ये है conduction band of p type. ये है conduction band of n type. And you have valence band of n type. There are no holes in the depletion region in p type. There are no electrons in the conduction band of n type inside depletion region. राइट. हम क्या कर रहे हैं, हम लोग इस पे फोटोन इंसिडेंट कर रहे हैं. फोटोन इंसिडेंट करने का मतलब ये होता है कि हम लोग यहाँ जो फोटॉन्स इंसिडेंट कर रहे हैं दे आर सपोज टू बी एग्जैक्टली फॉलिंग इनसाइड डिप्लीशन रीजन. और ये जो फोटॉन्स यहाँ पे इंसिडेंट हो रहे हैं दे आर सपोज टू possess minimum energy equal to band gap. फोटॉन्स डिप्लीशन रीजन पे आएगा, उसका एनर्जी अगर इक्वल टू बैंड गैप है तो क्या होगा, तो ये होगा कि यहाँ पे वापस से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा फ्री होके, इट विल गो इन द वैलेंस बैंड. ओके, इट विल गो इन द वैलेंस बैंड. तो जितने फोटॉन्स आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे. सो यू विल हैव होल्स हियर अगेन नाउ and electrons here in the conduction band. So photons are coming, they're absorbed. If the photons have energy equal to band gap, they're absorbed. Electrons from the valence band of p type, they are absorbing this energy and going to conduction band of p type, right? But there is generation of electron hole pair. Now since conduction band of p type ये n type के conduction band से ऊपर है, तो you start getting current in opposite direction. The electrons from valence band, from conduction band of p type, they are going into n type. इसलिए इसको बोलते हैं रिवर्स करंट, और ये सैचुरेशन करंट बोला जाता है इसको. क्यों सैचुरेशन? अगर इंटेंसिटी मैंने लाइट के फिक्स कर दी और आपको ऑलरेडी पता है इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स मैंने फिक्स कर दिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेटेड पर यूनिट टाइम भी फिक्स होंगे. इसका मतलब डजंट मैटर, अगर इंटेंसिटी फिक्स है तो करंट विल बी कांस्टेंट, राइट? तो डू यू हैव एनी डाउट्स हियर? यहां तक हमने सिर्फ पीएन जंक्शन डायोड लिया है, पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस किया है, डिप्लीशन रीजन बड़ा हो गया. उस रिवर्स बायस सिचुएशन में हम लोग डिप्लीशन रीजन पे ही एग्जैक्टली लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं. तो फोटॉन्स जो है that light energy will be converted to electrical energy but under reverse bias. फोटोडायोड में रिवर्स बायस करके रखा है. तो क्या हुआ, लाइट केम कहाँ, डिप्लीशन रीजन. डिप्लीशन रीजन में कहाँ, जो वैलेंस बैंड है पी टाइप का वहां इलेक्ट्रॉन्स वर एब्सॉर्ब, इलेक्ट्रॉन्स एब्सॉर्ब दिस एनर्जी, दे वेंट इनटू कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप, वहां से कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप. तो करंट मिल रहा है बट ये रिवर्स करंट है क्योंकि रिवर्स बायस में ऑपरेट कर रहे हो. क्लियर? यहां तक क्लियर? नाउ इफ यू रिमेंबर, एंड आई होप यू रिमेंबर, अगर आपको याद होगा
रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। तो हमने पीएन जंक्शन डायोड के रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। दिस वाज करंट, दिस वाज वोल्टेज। अगर आपको याद होगा ये आता है समथिंग लाइक दिस। मैं ब्रेकडाउन की तरफ नहीं जा रहा हूं, वी डोंट केयर फॉर ब्रेकडाउन एट दिस टाइम। ओके, ये है रिवर्स। सो फॉर अ फिक्स्ड इंटेंसिटी ये करंट क्या हुआ, सैचुरेट हो गया। सैचुरेट होना मतलब कांस्टेंट लेवल पे आ गया, इसको बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। क्यों कांस्टेंट लेवल पे है, जैसे मैंने बताया इंटेंसिटी कांस्टेंट मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग हियर आर कांस्टेंट। नंबर ऑफ फोटॉन्स कांस्टेंट मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेटेड इज कांस्टेंट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेटेड कांस्टेंट का मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहां से थे वो यहां पे आ गए, मतलब करंट कांस्टेंट। तो ये आ गया रिवर्स सैचुरेशन करंट। क्लियर? अब व्हाट इफ आई इंक्रीज इंटेंसिटी, मैं अगर इंटेंसिटी बढ़ाता हूं मतलब यहां पे मैं एक्स्ट्रा फोटोन डाल रहा हूं, मतलब यस, मतलब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट ज्यादा होंगे तो ज्यादा आपको करंट मिलेगा, पर वो भी बाद में सैचुरेट हो जाएगा। फिर मैं अगर और ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ाता हूं तो फिर से वही सीन होने वाला है, समथिंग लाइक दिस, राइट। तो नॉर्मली इसको दिखाते कैसा है, नॉर्मली वी डोंट शो इट दिस वे, नॉर्मली हम ऐसा दिखाते हैं इसको। बुक में डायग्राम थोड़ा सा अलग दिया है बट डजंट मैटर। तो यू नॉर्मली शो इट दिस वे। ज्यादा करंट नहीं है, ये सिर्फ जूम करके बता रहा हूं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। फिर आप इसको ऐसा दिखाते हो। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाओगे वैसे वैसे रिवर्स करंट की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन इट विल रीच अ सैचुरेशन वैल्यू, राइट। तो और इंटेंसिटी बढ़ा दिया तो you will have again the same nature. So मैंने और इंटेंसिटी बढ़ा दिया तो I will again get same nature, फिर वापस से ऐसा something like this, something like this, right? Good, यहां तक क्लियर। क्यों बढ़ा करंट, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ा था। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या था, नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ाए थे। नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, और फोटॉन के पास एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू बैंड गैप। उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन होल पेयर ज्यादा जनरेट होंगे, ज्यादा इंटेंसिटी रहेगा। तो क्योंकि ज्यादा इंटेंसिटी मतलब ज्यादा फोटॉन, ज्यादा फोटॉन मतलब ज्यादा कोलिजन, ज्यादा कोलिजन मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं, सो ऑन सो फोर्थ। आई होप दिस इज क्लियर। अगर ये क्लियर है तो फिर अगला ग्राफ समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। तो इफ आई प्लॉट नाउ करंट, एंड डेफिनेटली यहाँ पे करंट बहुत छोटा होता है, रिवर्स करंट इज इन माइक्रो एम्पियर समथिंग। मैं ऑलरेडी बता रहा हूं ये माइक्रो एम्पियर करंट है, वेरी स्मॉल करंट। नाउ इफ आई प्लॉट इंटेंसिटी अगेंस्ट करंट, तो मैं यहाँ पे इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी अगेंस्ट करंट प्लॉट कर रहा हूं। तो जैसे मैंने बताया जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगा वैसे वैसे रिवर्स करंट की वैल्यू बढ़ेगी। मतलब डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सी सम लीनियर ट्रेंड। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। तो लीनियर ट्रेंड तो है, राइट। बट ऑफ कोर्स देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डार्क करंट। व्हाट इज डार्क करंट, बता देता हूं डार्क करंट क्या है। अगर आपको याद है रूम टेम्परेचर पे, मैंने ये बेसिक लेक्चर में इंक्लूड किया हुआ है। रूम टेम्परेचर पे देयर आर few electrons in the conduction band of p type, few holes in the valence band of n type। मतलब मैं यहां पे अगर फोटोन नहीं भी इंसिडेंट करता तो सराउंडिंग से जो हीट मिल रही है सेमीकंडक्टर को, उसकी वजह से फिर भी स्मॉल अमाउंट ऑफ माइनॉरिटी चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन्स इन पी टाइप एंड होल्स इन एन टाइप प्रेजेंट रहते। नो फोटॉन्स, नो लाइट मतलब डार्क, है ना। नो लाइट मतलब डार्क। तो इवन दो देयर इज डार्क मतलब
हमने ये जो दो फोटॉन्स है, यहाँ पे जो फोटॉन्स दिखा रहा हूं, ये फोटॉन्स हम लोगों ने इंसिडेंट नहीं भी किए होते, फिर भी हमको स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मिलता, उसको हम लोग बोलते हैं डार्क करंट, आई डी। क्लियर? It is because they are thermally generated electron hole pair, not because of photons. थर्मल एजिटेशंस की वजह से वहां पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए थे, उसका करंट था, तो डार्क करंट है। इज इट फाइन? अब मैं जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे करंट बढ़ रहा था, यहां पे भी देखा आपने, राइट? तो फॉर सम वैल्यू इट इज रीचिंग सैचुरेशन, तो इट विल रीच सैचुरेशन हियर आल्सो। ये आ गया आपका सैचुरेशन करंट, राइट? सो फॉर अ कांस्टेंट applied voltage, reverse voltage, you have some current which is called as dark current, because this current you get in absence of any photons. Then as you go on increasing the intensity of photon, you see that reverse current is increasing, it is reaching a value, maximum value, then it is becoming saturated, so saturation current. So this is the graph of current against intensity for a photodiode. Okay, symbol is this, right? In the next lecture I will repeat this quickly, and then we will compare, we will study solar cell, and then we will do a comparative study photodiode, solar cell, right? photodiode अलग पर्पस के लिए यूज होता है। फोटोडायोड हम लोग, क्योंकि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वोल्टेज करंट, तो ये कहीं और यूजफुल होता है। सो दे आर special purpose diodes because they are used for some special purposes, right? So I will stop here and continue with more topics in the next session.